अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं अफरा सदफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान। नाज़रीन, पिछले दिनों एक सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा था सेनेट का इलेक्शन। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हम देखने में आ रही थी। बिला आखिर बहुत सारे मसाइल और बहुत सारे मामलात के साथ कल ये इलेक्शन पाए तकमील को पहुंच गया। इसमें क्या क्या मसाइल पेश आए और इनमें क्या क्या मामलात मज़ीद हम देख रहे हैं। इसी टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मेजर SM नदीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। तो हमें बात करनी है जैसे कि कल बिला आखिर हमारे सेनेट का इलेक्शन हो गया है बहुत सारे मसाइल के साथ, और हमने उन्हीं मसाइल पर आज आपसे बात करनी है कि वो क्या क्या चीज़ें थीं जो इस मामलात के साथ रहीं और आखिरकार ये इलेक्शन हो गए। सर, बताते चलें कि कुल 37 इलेक्शन इस इलेक्शन में कुल 37 नशिस्तों पर इंतखाबात होने थे, जिनमें से 11 बिला मुकाबिल उम्मीदवार सिलेक्ट हो गए और जो असल इलेक्शन हुआ है वो हमारे पास सिर्फ 26 सीटों पर हुआ है। सर, फिर आप यहाँ पे एक मुख्तसर सा हमें सेनेट की जो साख्त है और इसके इलेक्शन का तरीक़ाकार वो बहुत मुख्तसर सा बता दीजिए, फिर मैं आपके साथ अपने अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। देखिए, ये सेनेट के इलेक्शन जो है ना, ये 6 साल के लिए हम होते हैं और ट्राई एनुअली बेसिस के ऊपर होते हैं। लास्ट इलेक्शन इसके 2018 में हुए थे जिसमें 52 सीट्स थी आउट ऑफ 104, और अभी इस दफ़ा ये 37 सीट्स के लिए जो हो रहे हैं। जो सेनेटर्स रिटायर हो जाते हैं, जो इसे 7 फरवरी को ये सेनेटर्स रिटायर हो गए, तो उनकी सीट्स को रिफ़िल करने के लिए ये इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं। ये जब भी सेनेट के इलेक्शन बेसिकली ये ऐवान बाला कहलाता है और इसको अपर हाउस कहते हैं, और इसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी होती है। इसके अंदर जो इलेक्शन होता है इसमें आम आदमी वोट नहीं डालता, बल्कि जो पहले से इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि आपके नेशनल असम्बली के और प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, वो लोग इसके अंदर सिर्फ वोट डालते हैं। इसलिए ये ऑलरेडी इलेक्टेड लोगों को, इलेक्टेड पीपल जो है उनका वोट होता है। इस तरह से ये जब लेकिन कोई भी जब बिल पास होता है, आपने देखा है कि लेजिस्लेटिव असम्बली जो कि नेशनल असम्बली है, कोई भी कानून पास करना है तो उसके लिए इन दोनों हाउस की मंजूरी जो है वो मैंडेटरी होती है। इसलिए इस हाउस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। अगर वो चाहती है कि नेशनल असम्बली से वो अपनी मर्ज़ी के कुछ बिल वगैरह पास करा सके, तो उसको सेनेट के अंदर भी कोशिश करनी होती है कि वो मेजॉरिटी या बेहतर पोजीशन में रहे। यानी ये हुकूमत के लिए एक अहम जुज़ होता है सेनेट का इजलास। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस साल जो 2-3 दिन कबल ही कुछ ऐसे मामलात सामने आए ज़राए इब्लाग पर जो कहीं पे भी मुनासिब नहीं थे, और इस पर हमारा इलेक्शन कमीशन ने भी इस पर सवाल उठाया और बहुत के कुछ वीडियोस सामने आई। फिर इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि जब ये बता दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये सीक्रेट बैलेट इंतखाबात होंगे, इसके बावजूद कुछ लोग हमें तस्वीरें लेते हुए नज़र आए और शो करते हुए नज़र आए, और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने देखा बल्कि ये सारी चीज़ें यकीनन एक मीडिया से दूसरे मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पर भी कवर की गई। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक रेप्यूट है, ये एक पाकिस्तान के सेनेट के इलेक्शन की हमेशा से एक रेपुटेशन सी चली आ रही है, और उसमें डेफिनेटली ये कहीं किसी जगह पे चैलेंज तो नहीं किया गया इसको, लेकिन ये एक रेप्यूट है कि जी जो भी ये मेंबर्स होते हैं जो सेनेट में सिलेक्ट होते हैं, ये फॉर सेल होते हैं और ये परचेज़ करते हैं अपनी सीट्स, और इसकी बोलियां लगती हैं और वो पैसे देकर तो ये सेनेट में इलेक्ट होते हैं। इस दफ़ा भी यही ट्रेंड थोड़ा सा चलने की एक्सपेक्टेशन थी और आपने देखा कुछ चला भी। तो इस दफ़ा जो PTI गवर्नमेंट थी उनको ये क्योंकि लगा कि ऐसा ना हो कि उनके मेंबर्स भी जो पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग वाले हैं वो परचेज़ कर लें,
तो उन्होंने सिर्फ अपने मेंबर्स को बचाने के लिए कोशिश की, क्योंकि पीटीआई वाले इस तरह की प्रैक्टिस में नहीं पढ़ना चाहते और ना उनका पहले कोई ऐसा पास्ट में इस तरह की कोई है एग्जाम्पल कि उन्होंने पैसे दिए हों। लेकिन उन्हें डर ये था कि पीपल्स पार्टी उनके मेंबर्स को ना ख़रीद ले, प्रोविंशियल असम्बली के, नेशनल असम्बली के। तो उन्होंने इस दफ़ा चैलेंज किया, सदारती ऑर्डिनेंस भी लाए और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस आर्टिकल 226 को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि जी हमें परमिट किया जाए कि क्या हम ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये जो इसके अंदर जो मैल प्रैक्टिस है और ये करप्शन का अंसर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम ये सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट कर सकें, ताकि पता चल जाए कि कौन से शख्स ने किसको वोट दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि लास्ट मोमेंट पर डिसीजन दिया कि आर्टिकल 226 ये कहता है कि खफिया राय शुमारी होगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि जो वोट है वो कभी खफिया नहीं रखा जा सकता, ठीक है, किसी न किसी स्टेज के ऊपर जो है वो। लेकिन सर ड्यूरिंग इलेक्शन तो इसको खुफिया रखा जाना चाहिए, जब थोड़ा सा जब हमारे आला अदालत ने ये कह दिया, हुक्म सादर कर दिया है कि इसको आपने देखा कि इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने लास्ट मोमेंट पर ये डिसीजन लिया कि इलेक्शन विल बी हेल्ड एज पर पास्ट प्रैक्टिस, कि जो पहले से उनका तरीक़ेकार चला आ रहा है इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने का, वो उसी तरह से इलेक्शन को हेल्ड करेंगे और उसी तरीके के मुताबिक बैलेट पेपर छपेंगे उसी तरीके से। जबकि गवर्नमेंट ने कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है कोई अपनी साइड के ऊपर वो लेने की, कि जी उसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये इलेक्शन जो है लंबे अरसे के लिए वोट जो है वो उसको अब सीक्रेट नहीं रख सकते और एट द लेटर स्टेज इसको डिस्क्लोज़ होना होगा कि ये वोट किसने दिया। उसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी का नाम लिया कि टेक्नोलॉजी लगा दी जाए, यानी किसी तरीके से वो कैच कर ले। दूसरा उन्होंने कहा कि बार कोड हो सकता है, सीसीटीवी कवरेज हो सकती है और इस तरह की चीज़ें। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बात की कि जो किसी तरीके से उनको ये पता चल जाए कि जी जो भी बंदा जो वोट डाल रहा है वो कौन है और किसको वोट डाल रहा है। एनी हाउ इलेक्शन कमीशन ने कोई बात तस्लीम नहीं की। उन्होंने कहा कि ये डिसीजन अभी तक हमारे पास डिटेल जजमेंट नहीं आया, इसलिए आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक इलेक्शन करा दिए। हाँ, डेफिनेटली आपने देखा कि उससे पहले ये सारी इस तरह की वीडियोज़ मंजर आम पे आएँ, ऑडियोज़ मंजर आम पे आएँ, जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं वो 3 PTI के मेंबरों को जो है वो उनको बता रहे हैं कि जी ठीक है, हम आपको जो है विल इंश्योर कि आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा आगे। इसी तरह आपने देखा अली हैदर गिलानी साहब जो हैं, वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं, वो किसी तरह से समझा रहे हैं एक PTI के इस तरह के जो लोग हैं लेजिस्लेचर्स के, जी आप अपने वोट को किस तरह से वाइड कर सकते हैं, किस तरह से अपने वोट को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, आप पार्टिसिपेट ना करें, आपका वोट कैंसिलेशन की तरफ चला जाए। तो इस तरह की चीज़ें ये तो वो हैं जो सरफेस हो गई। तो इससे ये ज़ाहिर होता है क्योंकि ये वो जो ऑर्गेनाइज़ हो रहे हैं ये पिछली तरीके के मुताबिक हो रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में इन चीज़ों को जो है वो एड्रेस किया जाए कि जो लूप होल्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से लोग इस तरह की काम कर जाते हैं वो ना हों। लेकिन अभी क्योंकि ये पिछले तरीक़ेकार के मुताबिक ही इलेक्शन हुए, आपने देखा, तो ज़ाहिर है कि इसमें भी वही प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व रही हैं और वही सारा मसले मसाइल आए हैं जो करप्शन। सर यहाँ पर मेरा आपसे एक और सवाल है, ये तो आपने बताया, लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हुकूमत है जो PTI की है, इसके जो मुनहरिफ कारकुनान की जो कार्रवाई इलेक्शन से यानी कि 2 दिन पहले, इलेक्शन से 1 दिन पहले जो सिंध असम्बली में देखने में आई और उन्होंने सबके सामने अपनी ही पार्टी को ना वोट देने का जो इरादा जाहिर किया, तो इससे PTI की क़यादत पर कितना नाम आता है, क्या हर्फ आता है इन पर? देखिए, इससे PTI के नाम पे कोई हर्फ नहीं आता, बल्कि उनके नाम की थोड़ी सी बड़ाई ही होती है। देखिए, मैंने पहले बताया था कि PTI की कोई तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं, सॉरी, कि इनकी अपनी ही गवर्नमेंट के लोग, कुछ लोग इनके खिलाफ हैं हो रहे हैं और ये खुद ही इनको इलेक्ट नहीं करना चाहते सेनेट के इजलास के लिए। देखिए, जो टिकट होता है ना सेनेट का, हर किसी को तो नहीं दिया जा सकता ना, ज़ाहिर है
ठीक है। तो किसी भी एरिया के अंदर जब ये टिकट जब भी होगा, चाहे नेशनल असेंबली का हो, प्रोविंशियल का हो, सेनेट का हो, तो देखिए कुछ लोग उसमें नाराज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लीडरशिप ने फैसला करना होता है, जो मेन लीडरशिप होती है कि भाई उसने किसको वोट देने हैं, कौन उनके लिए बेनिफिशियल है जब उस पर्टिकुलर सीट के ऊपर बैठेगा, ठीक है। तो ज़ाहिर उसमें डिफरेंसेस बिल्कुल क्रिएट होते हैं और हमेशा होते हैं, ये पहली दफ़ा नहीं, तो इस दफ़ा भी क्रिएट हुआ, आपने देखा है। तो डिफरेंसेस आ जाते हैं, लोग उसके ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं। एनी हाउ कुछ जो है आपने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप में नाम चेंज भी किए लास्ट मोमेंट के ऊपर, यानी ये होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल फ़र्क जो था, जो पहले से पीटीआई फोर्सी कर रही थी, वो यही था कि जनाब जरदारी साहब जो हैं वो मास्टरमाइंड समझे जाते हैं मुफाहमत के, और इस तरह की चीज़ें उनके खाते में बहुत अरसे से हैं कि वो उनके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है। तो उन्हें ये डर था कि वो ख़ुद तो अपने दूसरे पार्टीज़ के लोगों को, एमपी और एमएनएस को नहीं परचेज़ कर सकेंगे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उन्हें ये डर ज़रूर था कि जरदारी साहब बिल्कुल परचेज़ करने की पोजीशन में हैं, पोटेंशियल है उनके पास, तो वो इनके लोगों को परचेज़ करेंगे। और आपने देखा कि लास्ट मोमेंट पर जितनी भी चीज़ें इस तरह की डिस्क्लोज़ हुई, वो सब उसमें वही था जहां पैसे देने वाले पीटीआई नहीं थे, बल्कि पैसे लेने वाले पीटीआई थे। पैसे कुछ और दे रहे हैं, ठीक है, और पीटीआई वाले वहाँ बैठे हुए हैं और वो जो है वो उन्होंने फैसला करना है कि जी हम पैसे लें कि ना लें। बट जो दूसरी पार्टी है उसमें आपने पीपल्स पार्टी के अली हैदर गिलानी साहब को भी देखा, नासिर हुसैन शाह साहब को भी देखा कि जो ऑफरिंग साइड है वो यही थी हिज़्ब इख्तिलाफ, जिसको आप पीडीएम कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें, पीएमएलएन कह लें। सर ये ठीक है, ये जो तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब बिलाखिर इलेक्शन हो गए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये जो सारी सूरत हाल अभी इस हफ्ते देखने में आई, इससे हमारी इलेक्शन के नताइज पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए इलेक्शन का रिज़ल्ट तो बहरहाल आ गया, आपने देखा, लेकिन हाँ अब ये जो आपके इलेक्शन कमीशन के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उसमें इस तरह की अपील्स देखें जो गई हैं, जिसमें पीटीआई वालों ने भी की है कि अली हैदर गिलानी साहब इस तरह की जो है कन्विंसिंग कर रहे थे और जो कि बहुत ज़्यादा मेल प्रैक्टिस है और अगेंस्ट द लॉ है इलेक्शन कमीशन के रूल्स के ख़िलाफ़ भी। तो उस पर उन्होंने देखा है कि आपने देखा होगा उस पर उन्होंने कमेटी बनाई है, 3 रुकनी कमेटी बनाई है इलेक्शन कमीशन ने, जो इस तरह की तमाम चीज़ों को देखेगी। लेकिन ज़ाहिर है कि देखें ये चीज़ें, इसमें कोई इतना क्लियर प्रूफ नहीं होता। जो डिजिटल मीडिया आपने देखा है कि इसके ऊपर जो चीज़ें आती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं कि ये किस एनवायरनमेंट में ये चीज़ हो रही थी, जो बोलने वाले थे वो क्या बात कर रहे थे। आपने देखा अली हैदर गिलानी साहब ने उसके फ़ौरन बाद आके मीडिया के ऊपर तमाम उसकी नेगेशन की। उन्होंने कहा जी हम तो बिल्कुल हम तो जाते हैं लोगों के पास और हम तो कोशिश करते हैं कि जी वोट लें, क्योंकि हमने वोट लेना है तो हम परसुएट करते हैं लोगों को जाके। हाँ डेफिनेटली उन्होंने ये कहा कि जी ज़मीर के अगेंस्ट हमने किसी से वोट नहीं मांगा, हमने पैसे नहीं खिलाए। तो इस तरह की चीज़ें करके वो क्लैरिफिकेशन तो दे रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे इलेक्शन के जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ें इतनी इस्टेब्लिश नहीं हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। सर अब तमाम जो सूरत हाल सामने आई है, इसमें आप क्या समझते हैं कि जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं, क्या ये मसला लेकर अपना सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस आने वाले नताइज को चैलेंज, ये जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं ये इस नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं? देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको पता है। पहले तो इलेक्शन कमीशन अपने तौर पर कर ही रहा है, उसका एक नतीजा आएगा। और अगर ये कल को ये जो पार्टियां हैं जब इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर कोई उनको एड्रेस नहीं करता उनकी प्रॉब्लम्स को, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये पार्टीज़। और सुप्रीम कोर्ट भी डेफिनेटली देखें, सुप्रीम कोर्ट भी उसी इन्वेस्टिगेशन को लेके आगे चलेगी जो इलेक्शन कमीशन की ये रुकनी कमेटी जो कंडक्ट करेगी। डेफिनेटली उस पर और भी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मैंने बताया कि जो मीडिया की इस तरह की चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल होता है उसको आजकल के दौर में, जो कोर्ट रूलिंग्स में उनको इस तरह से चैलेंज करना है या उनको साबित करना। ठीक है, लोग उसमें मुख्तलिफ हेले बहाने कर देते हैं कि हम तो जी नॉर्मल बैठे हुए थे, हम वैसी वीडियो बना रहे थे, हम बातें कर रहे थे, ये तो आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक वीडियो ली गई है, इससे पहले का जो पोर्शन है उसमें कुछ और बात थी, इसमें कुछ और बात। तो सर इसको मोनेटाइज करने का क्या तरीका कार हो सकता है? हाँ मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि देखें, हाँ इससे अब एक फ़ायदा ये होगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट्स जा रही हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया की तरफ जो कंप्लेंट्स जा रही हैं, और ये जो अवाम में इस तरह की चीज़ें जा रही हैं कि ये इलेक्शन
में बहुत ज़्यादा रिगिंग होती है, इसकी कोई परमानेंट प्रिवेंशन हमें करनी पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ कि आइंदा के लिए कोई एक लाहे अमल ज़रूर देगी तमाम इस तरह के इलेक्शन कमीशन को, इस तरह के तमाम जो भी इलेक्शन वो कंडक्ट करते हैं, ताकि इस तरह की जो रिगिंग है, एक तो उन्होंने दे दी गाइडलाइन कि जी कोई भी लॉ चेंज करना है आपने अगर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, तो उसके लिए जो फोरम है वो नेशनल असम्बली है, तो आपको कौमी असम्बली से बिल पास कराना होगा या अमेंडमेंट करानी होगी। वो पीटीआई इस पोजीशन में नहीं है कि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि आगे कोई ऐसी गाइडलाइन ज़रूर आएंगी जिससे फ्यूचर के इलेक्शंस आपके काफ़ी हद तक जो है बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर एसएम नदीम साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे सिनेरियो पर रोशनी डाली और सूरत हाल को वाज़े करने में मदद की। नाज़रीन, प्रोग्राम एजेंडा पाकिस्तान यहीं तक। हाँ, अगले प्रोग्राम में हम आपसे दोबारा मिलेंगे कुछ नए मसाइल और नए चीज़ों के साथ। जब तक के लिए अपनी मेज़बान अफरा सदफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।